हेलो गाइस, वेलकम टू लीगल गैलेक्सी। दिस इज़ उमा मिश्रा। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने आपके साथ डिस्कस किया था प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 का। उसमें हमने पूरा उसका ओवरव्यू देखा था। अब हम चैप्टर वाइज चीज़ों को और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें जो पूरे चैप्टर हमने बताए थे कि 31 सेक्शन को 5 चैप्टर में डिवाइड किया गया है। इसमें सबसे फर्स्ट चैप्टर जो है वह प्रीलिमिनरी की बात करता है, जिसको प्रारंभिक कहते हैं, और इसमें 2 सेक्शन दिए गए हैं। सेक्शन 1 में दिया गया है शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट। शॉर्ट टाइटल में यही कहा गया कि इस एक्ट को द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के नाम से जाना जाएगा। और इसका जो सेकेंड क्लॉज है वो इसके विस्तार क्षेत्र को बताता है। पहले तो यह जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत में था, लेकिन अब यह जम्मू कश्मीर राज्य में भी एप्लीकेबल होगा। मतलब यह एक्ट जो है संपूर्ण भारत में लागू होगा। इसमें अगर हम बात करें डिफिनेशन क्लॉज की, तो इसमें कुछ डिफिनेशन दी गई है, जैसे निर्वचन का डिफिनेशन, विहित का डिफिनेशन, पब्लिक ड्यूटी का डिफिनेशन, ठीक है, पब्लिक सर्वेंट का डिफिनेशन। और इसके अलावा एक डिफिनेशन इसमें जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो आपका है असम्यक लाभ। देखिए, जो असम्यक लाभ है इसको अनड्यू एडवांटेज बोलते हैं। असम्यक लाभ को पहले समझ लीजिए, क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी है और आगे आपके क्वेश्चन को लिखने में इस शब्द को और अच्छे से एक्सप्लेन करना बहुत अच्छा होगा। तो असम्यक लाभ जो है यह एक ऐसा कोई पारितोषिक अभिप्रेत है, चाहे जैसे भी हो, विधिक पारिश्रमिक से भिन्न हो। देखिए, जब किसी व्यक्ति को एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है, जो उसकी निर्धारित सैलरी है या निर्धारित वेतन है, उससे भिन्न किसी भी अन्य तरीके से अगर वह लाभ प्राप्त करता है, तो वह इस धारा के अंतर्गत जो रिश्वत की कैटेगरी में आता है या जो लाभ अर्जित करने की बात होती है उसमें समाहित होगा। मतलब यही है सिंपल सा कि आपको आपके निर्धारित आय से भिन्न अगर कोई आय प्राप्त होती है या कोई एडवांटेज होता है जो कि सामान्य रूप से उचित नहीं है, इस स्थिति में यह चीज़ जो है भ्रष्टाचार की कोटि में आएगा। इसमें एक स्पष्टीकरण दिया हुआ है। अगर आप सेक्शन 2 का डी देखेंगे तो उसमें स्पष्टीकरण ए है। इसमें ग्रेटिफिकेशन को डिफाइन किया गया, जिसको पारितोषण बोलते हैं। पारितोषण शब्द जो है वह धनी पारितोषणों या धन के रूप में प्राक्कलनीय पारितोषणों तक सीमित नहीं है। इसमें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा चीज़ें भी इंक्लूड होती हैं। और एक वर्ड और है लीगल पारिश्रमिक। लीगल पारिश्रमिक जो है यह किसी लोक सेवक को संदत्त पारिश्रमिक तक निर्बंधित नहीं है, किंतु इसके अंतर्गत ऐसे सभी पारिश्रमिक भी हैं जिनका सरकार या संगठन द्वारा जिसकी वह सेवा करता है प्राप्त करने के लिए अनुज्ञात है, ठीक है। देखिए, यह जो है असम्यक लाभ से थोड़ा सा भी नहीं, क्योंकि असम्यक लाभ जो शब्द है वह अन्य तरीके से या निर्धारित जो वेतन है उससे अतिरिक्त लाभ को बताता है। लेकिन जो विधिक पारिश्रमिक है वह यह कहता है कि अगर आपका कोई निर्धारित वेतन, इसके अतिरिक्त आप कोई और कार्य करते हैं, कोई लीगल कार्य करते हैं, और उसके एवज में अगर आपको एक्स्ट्रा कोई पारिश्रमिक मिलता है, तो वह असम्यक लाभ या अनड्यू एडवांटेज के तहत नहीं आएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा सेकेंड चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर में धारा 3 से लेकर के धारा 4 है, धारा 5 है, और इसमें एक धारा 6 है, ठीक है। कुल मिलाकर के 4 धाराएं हैं चैप्टर 2 में, जिसमें सबसे पहला जो धारा है चैप्टर 2 का, और ऐसे सीक्वेंस में है जो सेक्शन 3 है। सेक्शन 3 जो है वह पावर टू अपॉइंटमेंट स्पेशल जजेस की बात करता है कि स्पेशल जज जो इस एक्ट के मामले को सुनने के लिए या इसके तहत दिए गए अपराधों की सुनवाई करने के लिए योग्य होंगे, वह जज कौन होंगे और उन्हें कौन नियुक्त करेगा। तो ऐसे जजों की नियुक्ति जो होती है वह केंद्र सरकार या राज्य सरकार राज्यपत्र में अधिसूचना द्वारा करती है, ठीक है। आप विचारण यह देखिए, कोई निर्धारित संख्या नहीं है कि 2 रहेंगे, 4 रहेंगे या 5 रहेंगे। यह उस क्षेत्र को देख कर के, यहाँ वहाँ के मामलों की संख्या को देख कर के यह केंद्र सरकार या राज्य सरकार निर्धारित करती है कि कितने जो है जज उस जगह पर नियुक्त किए जाएंगे, ठीक है। यह निर्धारित नहीं है, घट बढ़ सकता है अपने हिसाब से। अगर आप सेक्शन 3 का क्लॉज ए देखेंगे
तो इसमें यह लिखा गया है कि इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध या क्लॉज बी यह कहता है कि खंड क में विनिर्दिष्ट अपराधों में से किसी को करने के लिए षड्यंत्र करने या करने का प्रयत्न या कोई दुष्प्रेरण। ठीक है, देखिए थोड़ा सा बीएड प्रोविज़न को देखिए तो सेक्शन 3 को आपको थोड़ा सा एक बार और पढ़ने की जरूरत है। इसके जो बीएड प्रोविज़न है वो यही कहता है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार राज्यपत्र में अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित अपराधों के विचारण के लिए इतने विशेष न्यायाधीश नियुक्त कर सकेंगे। ठीक है, मतलब किस मामले के निर्धारण के लिए, ये तो हमने पहले ही बताया कि जो न्यायाधीशों की नियुक्ति है उसकी संख्या निर्धारित नहीं है। वह संख्या 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 10 हो सकती है, कोई भी संख्या हो सकती है। लेकिन यहाँ प्रश्न ये उठता है कि ये किन किन मामलों का निर्धारण करेंगे। ठीक है, तो पहले हमने ये बता दिया कि इस एक्ट में जो भी कार्य अपराध के रूप में परिभाषित है यह उनका विचारण करेंगे, या जो भी कार्य अपराध के रूप में इस एक्ट में दिए गए हैं उसका षड्यंत्र अगर वो करते हैं या उसको करने का प्रयत्न करते हैं या दुष्प्रेरण करते हैं। ठीक है, मतलब जो अपराध की कैटेगरियाँ डिवाइड की गई हैं कि या अपराध के जो स्टेजेस बताए गए हैं, जैसे प्रयत्न करते हैं या दुष्प्रेरण करते हैं या षड्यंत्र करते हैं, उसी अपराध से रिलेटेड जो अपराध इस अधिनियम में दंड के रूप में परिभाषित है तो वह उनकी सुनवाई भी सेक्शन 3 के तहत जो अधिकारी या न्यायाधीश अपॉइंट किए गए हैं वह सुनवाई करेंगे। ठीक है, सेक्शन 3 का अब क्लास 2 जरा देखते हैं। क्लास 2 ये कहता है कि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए तब तक अहरित नहीं होंगे, मतलब तब तक वह योग्य नहीं होंगे जब तक वह CRPC 1973 के अधीन सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश या सहायक सेशन न्यायाधीश नहीं है या नहीं रहा है। ठीक है, मतलब सिर्फ ये है कि सेशन न्यायाधीश, अपर सेशन न्यायाधीश या सहायक सेशन न्यायाधीश रहना जरूरी है। नियम की धारा 4 केस ट्राइबल बाय स्पेशल जजेस की बात करता है। इसमें यह कहा गया है कि धारा 3 की उपधारा में जो अपराध विनिर्दिष्ट हैं या जिस अपराध की बात कही गई है या उसमें 1 के बी में कहा गया है कि इसी से रिलेटेड जो अपराध है उसका अगर कोई अबिटमेंट करता है या अटेम्प्ट करता है तो भी वह इस एक्ट के तहत लायबल होगा, और ऐसे सारे मामले का विचारण जो है स्पेशल जज करेंगे। और अगर हम सेक्शन 4 के सब क्लास 2 की बात करें तो सब क्लास 2 यह कहता है कि अगर मान लीजिए किसी क्षेत्र में कोई ऐसी घटना होती है या कोई ऐसा कार्य किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो इस एक्ट के तहत दंडनीय है, तो ऐसे मामलों में अगर 2 न्यायाधीश हैं तो वहाँ पर वही न्यायाधीश उस मामले का विचारण करेगा जिसे केंद्र सरकार इसलिए प्राधिकृत की हुई हो। देखिए यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया है केवल केंद्र सरकार के लिए, यहाँ राज्य सरकार वर्ड यूज नहीं किया गया है। ये कन्फ्यूज़न का विषय हो सकता है, तो इसको क्लियर आप लोग समझिएगा कि जहाँ 2 न्यायाधीश हैं और यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि मामले का विचारण कौन करेगा, वहाँ उस मामले का विचारण वही न्यायाधीश करेगा जिसे केंद्र सरकार इस हेतु प्राधिकृत किया हो। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं। जो सेक्शन 4 है इसी का सब सेक्शन 4 यह बताता है कि जब ऐसे मामले जो करप्शन से रिलेटेड मामले हैं इसकी जो सुनवाई होगी वो डेली बेसिस पे होगी, मतलब इसका डेट रोज पड़ेगा, और जब भी मुकदमा फाइल होगा तो 2 वर्ष की अवधि के भीतर इस मुकदमे की सुनवाई पूरी कर दी जाएगी। अगर मान लीजिए किसी कारणवश सुनवाई पूरी नहीं हो पाती है तो उन कारणों को न्यायाधीश को लेखबद्ध करना होगा, और उसके बाद एक बार में इसकी अवधि 6 माह तक बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, लेकिन अधिकतम पूरे मामले के निस्तारण की अवधि 4 साल है, और जो बढ़ने वाली अवधि है वो एक बार में केवल 6 महीने बढ़ेगी। 6 महीने बढ़ेगी, अगर वो 6 महीने का पीरियड खत्म हो गया तो फिर और 6 महीने के लिए बढ़ सकती है, और टोटल है 4 साल, मतलब 4 वर्ष में अधिकतम यह मामले का निपटारा हो जाना चाहिए। जो सेक्शन 5 है वह प्रोसीजर की बात करता है कि प्रोसीजर एंड पावर ऑफ स्पेशल जजेस, जो इसकी प्रक्रिया है वो वही प्रक्रिया इसमें स्पेशल जज जो है उसी प्रक्रिया का अनुपालन करेंगे जो प्रक्रिया CRPC में मजिस्ट्रेटों द्वारा वारंट के मामले में
अनुपालन की जाती है, मतलब उसी प्रक्रिया का अनुपालन स्पेशल जज करेंगे करप्शन के मामले में। उसके अलावा अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि मुख्य अपराधी रहा हो या दुष्प्रेरक रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति अगर सारी जानकारी सही सही न्यायाधीश को दे देते हैं तो ऐसी परिस्थिति में न्यायाधीश उन्हें क्षमा भी कर सकता है, लेकिन शर्त यही रहती है कि वह जो सारे सत्य को प्रकट करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए इसके प्रयोजन के लिए कोई विशेष न्यायाधीश या सेशन न्यायालय इनको समझा जाएगा, क्योंकि जो स्पेशल जज हैं उन्हें सेशन जज का दर्जा दिया गया, भले वह जो प्रक्रिया फॉलो करते हैं, जो प्रोसीजर वह अपनाते हैं वो मजिस्ट्रेट का प्रोसीजर होता है, जो मजिस्ट्रेट वारंट के मामलों में अप्लाई करता है। ओके, अच्छा, अब देखिए इसमें अब जो सेक्शन इसका सब सेक्शन 4 है सेक्शन 5 का, उसमें यह कहा गया है कि इसमें जो धारा 320 सीआरपीसी की है और धारा 475 है, इसके उपबंध जहाँ तक हो सकते हैं स्पेशल न्यायाधीश के समक्ष कार्यवाहियों को लागू होंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें जो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी का सब्जेक्ट है या जिसपे केस लॉ ज़्यादा आते हैं वह क्लास 2 की बात करता है, सेक्शन 5 क्लास 2। इसमें एक केस है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। इस केस में 2-3 गाइडलाइंस दी गई थी, बंगारू लक्ष्मण वर्सेस स्टेट, और ये 2012 का केस है, ठीक है। इसका पूरा साइटेशन है AIR 2012 सुप्रीम कोर्ट 873। इस केस में कहा गया था कि अंडर दिस सेक्शन द पावर ऑफ द स्पेशल जज टू ग्रांट पार्डन इज एन unfettered power subject to stipulation made in the section itself. Such power can be exercised at any stage and there is no stipulation that power can be exercised by the special judge only at the stage of trial. समझ में आया कि जो क्षमा करने की शक्ति है जज की, वह मामले के किसी भी प्रक्रम पर हो सकता है। इसमें यह नहीं कहा गया है किसी एक प्रक्रम पर हो जाना चाहिए, अगर इस प्रोसीजर से आगे बढ़ता है तो क्षमा नहीं कर सकते। इसमें यही कहा गया कि किसी भी स्टेज पर वह क्षमा दे सकते हैं। इसके बाद एक नेक्स्ट केस है, इसमें RN अग्रवाल वर्सेज RC अग्रवाल का, और इस केस में कहा गया था कि स्पेशल जज में टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस विदाउट एक्सक्यूज बीइंग कमिटेड टू हिम फॉर ट्रायल एंड कोर्ट ऑफ स्पेशल जज शैल बी डीम्ड टू बी ए कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है। बताया था ना कि वह सेशन जज की समझे जाएंगे। स्पेशल जज अपॉइंट अंडर दिस एक्ट एंजॉय ऑल पावर कन्फर्म्ड ऑन कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिडिक्शन फंक्शन अंडर हाई कोर्ट एक्सेप्ट दोज स्पेशली कन्फर्म्ड अंडर द एक्ट, ठीक है। मतलब कि अभियुक्त को विचारण के लिए सुपुर्द किए गए अपराध का संज्ञान ले सकता है और न्यायाधीश के न्यायालय को सत्र न्यायालय होना माना जाएगा। इस अधिनियम के अधीन नियुक्त विशेष न्यायाधीश अधिनियम के अधीन उनको विशेष रूप से प्रदत्त अधिकारिता के सिवा उच्च न्यायालय के अधीन कार्यरत मूल अधिकारिता के न्यायालय को प्रदत्त सभी शक्तियों का प्रयोग वह करते हैं, ठीक है। अब बात आती है सेक्शन 6 की, जो चैप्टर 2 का लास्ट सेक्शन है, और यह जो है समरी ट्रायल की बात करता है कि जब अपराध का संक्षिप्त विचारण होगा। आप देखिए यहाँ ये बात पुटअप होती है कि किस मामले का संक्षिप्त विचारण करप्शन एक्ट में होगा। तो अगर इसमें कोई लोक अभियोजक है और वह इसी एक्ट के तहत, मतलब इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 के तहत अगर कोई ऑफेंस करता है, तो वहाँ पे अगर उस ऑफेंस की सुनवाई स्पेशल जज कर रहे हैं जो कि सेक्शन 3 ऑफ करप्शन एक्ट के तहत अपॉइंट हुए हैं, तो वो यहाँ पे संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया को फॉलो करेंगे, समरी ट्रायल को। और समरी ट्रायल को प्रक्रिया के विचारण करने में जो CRPC के सेक्शन है 262 से लेकर के 265 तक, उस सारी प्रक्रियाओं का वह अनुपालन करेंगे। परंतु इस धारा के अधीन जो संक्षिप्त विचारण है उसमें दोष सिद्धि जो विशेष न्यायाधीश देंगे वह केवल 1 साल से अधिक की नहीं होगी, लेकिन अगर 1 वर्ष से अधिक की कारावास का दंड देने
का कोई रीजन दिखाई देता है या जज को ऐसा लगता है कि यह मामला जो है संक्षिप्त विचारण जैसा प्रतीत नहीं होता है या संक्षिप्त विचारण नहीं किया जा सकता, तो वहाँ वह न्यायाधीश फिर से मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट मामलों के विचारण की प्रक्रिया का अनुपालन करेंगी। और उसके बाद जो भी व्यक्ति जिनका पहले में साक्ष्य हो चुका है उन्हें पुनः वह साक्ष्य लेने के लिए बुला सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए मामले का विचारण संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा हो गया या समरी ट्रायल हो गया मामले का, तो वहाँ पे अगर 1 मंथ से कम का कारावास दिया गया, मतलब 1 मंथ से ज़्यादा का कारावास न दिया गया हो या 2000 से ज़्यादा रुपए का जुर्माना उनको न दिया गया हो, तो उस मामले की वह अपील नहीं कर सकती। अगर अपील में उन्हें जाना होगा तो यह क्लियर होना चाहिए कि जो उन्हें पनिशमेंट दिया गया है या जो कारावास की सज़ा है वो 1 माह से ज़्यादा होनी चाहिए और जुर्माने की जो रकम है वो 2000 से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी वह अपील में जा सकते हैं, अदरवाइज अपील में नहीं जा सकते। ठीक है, तो ऐसे हमने इसके करप्शन एक्ट के पहले चैप्टर को देखा जिसमें डिफिनेशन और उसके टाइटल्स के बारे में था, और सेकंड चैप्टर हम लोगों ने इसका देख लिया। सेकंड चैप्टर जिसमें सेक्शन जो अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल जज की बात कर रहा था, जो सेक्शन 3 से लेकर के सेक्शन 6 तक था, उसको हमने देख लिया। मतलब लगभग हमने 2 चैप्टर इसका देख लिया और आधा पार्ट हमारा क्लियर हो गया। देखिए, इसको ऐसे समझाने या केवल ऑडियो के माध्यम से आपको बताने का पर्पज इतना था, इसमें उतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है, आप अपने से भी 1-2 बार इसको पढ़ेंगे तो क्लियर समझ जाएंगे। लेकिन इसमें जो ज़्यादा समझने वाली चीज़ है वह चैप्टर 3 है, जिसमें ऑफेंस और पेनाल्टी की बात की गई है। ये थोड़ा सा टेक्निकल सेक्शन है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से देखेंगे। और मेरे ख्याल से इतना आज के लिए पर्याप्त हो गया है, और आप लोग इसको 1-2 बार और अच्छे से ध्यान से सुनिएगा और केस नोट करके नोट्स अच्छे से ज़रूर प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप 1 बार अच्छे से नोट्स बना के पढ़ेंगे साथ साथ में तो आपको एग्जामिनेशन के टाइम में रिवीजन करने में बहुत सुविधा होगी। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती